हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अराइवल एंड रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी भारत में मानसून का आगमन और मानसून का निवर्तन या वापस जाना, और साथ ही साथ में पूर्व मानसूनी वर्षा प्री मानसूनल रेन को भी पढ़ेंगे। क्या होती है प्री मानसूनी वर्षा? जब मानसून आता है भारत में मानसून कब आता है? तो इसकी दो डेट्स हैं। एक तो मई के आखिरी सप्ताह में भारत में मानसून आ जाता है, लेकिन वो भारत की मुख्य भूमि पर नहीं आता है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये किया जाए कि भारत में मानसून कब आता है, तो आपका उत्तर होगा मई के आखिरी सप्ताह में। कोई भी डेट हो सकती है, यानी कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि यानी द्वीपीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, मेन जो लैंड है इंडिया का, उसमें यानी केरल के तट पे मानसून कब आता है, तो 1 से 5 जून के मध्य में आता है। तो 1 जून आप लिख सकते हैं कि या जून के पहले सप्ताह में, या पहली जून से लेकर 5 जून के बीच में, जैसा आपका ऑप्शन हो आपके पास में, तो आप लिख सकते हैं। तो ये मानसून आता है 1 जून से। मैं मान लेता हूँ कि 1 जून से मानसून इंडिया में प्रवेश करता है। केरल के तट पे सबसे पहले वर्षा होती है आकर के, और वहीं से धीरे धीरे मानसून उत्तर की तरफ बढ़ता है। लेकिन 1 जून से पहले यानी ग्रीष्म के मौसम के समय में, मार्च के बाद में अप्रैल और मई में, खास करके अप्रैल और मई में कुछ जगहों पर भारत में, जैसे केरल में ही ले लीजिए, या पश्चिम बंगाल में, असम में, या भारत के उत्तरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा होना शुरू हो जाती है। कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा होती है, कुछ जगहों पर कम होती है, लेकिन मानसून के आने से पहले वर्षा होती है। और वो मानसूनी वर्षा नहीं है, यानी उनमें मानसूनी हवाओं का कोई योगदान नहीं है, तो वो कहलाती है प्री मानसूनी वर्षा, यानी पूर्व मानसूनी वर्षा या प्री मानसूनल रेन। तो उसके विषय में भी हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करें मानसून का आगमन और निवर्तन। जब पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मानसून का आगमन कैसे होता है, वहीं से क्लास को जोड़ते हुए चलेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैप बनाना ज़रूर आना चाहिए। एक बेसिक आइडिया आपको मैप का होना चाहिए। एग्जैक्ट मैं नहीं कहता कि आप एग्जैक्ट बनाएं, एग्जैक्ट बिना उसके कोई नहीं बना सकता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि मैप कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर बेसिक आप मैप बनाना जान जाएंगे तो ज्योग्राफी को या अदर सब्जेक्ट को भी समझना बहुत आसान है। आइए देखें, मानसून के आगमन को यानी अराइवल ऑफ मानसून को हम समझेंगे। तो उसके लिए आप देखिए, ये हमारी है विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री विषुवत है ये। इसके बाद इंडिया 8.4 समथिंग है, तो एक मैं लाइन यहाँ पे बना देता हूँ कि ये है 8 डिग्री नॉर्थ। और उसके बाद में एक और मैं लाइन बना देता हूँ, ये सभी अक्षांश हैं, ये सभी अक्षांश हैं। ये है 16 डिग्री नॉर्थ, और फिर इसके बाद में 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क, ये है कर्क, यानी कि आप कह सकते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ। इतनी लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको जानने के लिए। विषुवत रेखा भारत जो गोलार्ध है, यानी जो ग्लोब है, उसको 2 भागों में बांटती है। तो ऊपर का उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। आप कमेंट करके बताएं कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में कौन से अक्षांशों के मध्य है, यानी कि किस अक्षांश से शुरू होता है और किस अक्षांश तक भारत की स्थिति है। ये हमने आपको शुरुआत की क्लास में पढ़ाया हुआ है। और उसी प्रकार से देशांतर लाइनें जो खड़ी होती हैं, लॉन्गिट्यूड, तो कौन सी लॉन्गिट्यूड से लेके किस लॉन्गिट्यूड तक है। तो ये अगर आप जानते हैं लोकेशन, तो मौसम वगैरह को पढ़ने में, ऋतुओं को पढ़ने में, हवाओं के चलने की दिशा इत्यादि को समझने में बहुत आसानी होती है जब आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की जानकारी रखते हैं। देखिए, ये आपने देख लिया। अब आइए अर्थ का यहाँ पे बनाते हैं। बहुत कायदे से समझे। देखिए, समझना ज़रूरी है। लिख तो आप लेंगे किसी भी प्रकार से। अगर मैं आपको सीधे सीधे मानसून के आगमन की तारीखें, मानसून के आगमन को समझा दूँ, तो आप सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। वो आपकी समझ को परखना चाहते हैं। तो अगर आपने चीज़ों को समझा हुआ है, अगर आपने क्रिया विधि, उत्पत्ति, आगमन, अराइवल के बेसिक जानकारी को समझा हुआ है, तो आप किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे किया जाए, आप उत्तर दे लेंगे। जैसे कि सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भारत में मानसून के आगमन के तापीय सिद्धांत को
बताइए। बहुत ईजी है, तापीय सिद्धांत आपने पढ़ा है, आप तुरंत उसको कॉपी कर देंगे, लिख देंगे, जैसा आपने पढ़ा है वैसा आप लिख देंगे। ईजी क्वेश्चन है, तापीय सिद्धांत को बताइए। लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा करके आते हैं जब वो आपकी बेहतर समझ को देखना चाहते हैं, यानी टू द पॉइंट क्वेश्चन करने के बजाय वो काफ़ी चीज़ों को उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। जैसे कि वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य के उत्तरायण होने की भूमिका मानसून के संदर्भ में क्या है। यानी कि वो सीधे ना तो तापीय सिद्धांत पूछ रहे हैं, ना आपसे आधुनिक सिद्धांत पूछ रहे हैं, ना ITCZ का कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मानसून के लिए सूर्य का उत्तरायण होना किस प्रकार से जिम्मेदार है। यानी सूर्य जो विश्वत से उत्तर की तरफ मूव होता है, आभासी मूवमेंट है, तो उसका मानसून, यानी कि अब यहाँ पर आपको एक सिद्धांत की जानकारी होने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़, जिसमें सूर्य के उत्तरायण होने की मुख्य भूमिका है, उसको आपको 100 जितने शब्दों का क्वेश्चन है उतने शब्दों में आपको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखिए, सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ कहाँ पर रहती हैं वो आप पहले यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम पे समझें। ये 0 डिग्री है यानी विषुवत है, और ये है आपकी 23.5 डिग्री। ये मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन आपको बार बार इस तरह ही सीखना पड़ेगा। ये ज्योग्राफी है, एक बार में आप पढ़ लेंगे भूल जाएगा तुरंत। ये साउथ है यानी मकर रेखा है। पृथ्वी झुकी हुई है और झुकाव की वजह से जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अब साथ में अपने अक्ष पे घूमती भी है, इस वजह से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आभासी विस्थापन होता है, जिस वजह से सूर्य हमेशा एक सीध में नहीं रहता है। वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में मूवमेंट होता रहता है। इसीलिए ये 2 लाइनें बनाई गई हैं, नहीं तो 23.5 बनाने की क्या ज़रूरत थी, 24 को मान लेते कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कोई हमारी कल्पना नहीं है, ये मैक्सिमम विस्थापन है उत्तर की तरफ सूर्य की लंबवत किरणों का। यानी कि सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर कभी भी लंबवत किरणें नहीं डालता है, हमेशा तिरछा किरणें जाएंगी और यहाँ पर तक आती हैं लंबवत किरणें, और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ तक। तो सूर्य की जो सिचुएशन है उसकी डेट्स को आपको जानना है। 0 डिग्री पर सूर्य होता है आपका मार्च में 21 मार्च, यहाँ पर होता है 21 मार्च को, 21 मार्च। इसके बाद यानी कि ये विषुवत रेखा पे 21 मार्च को है। इसके बाद सूर्य उत्तर की तरफ विस्थापित होना शुरू होता है और कर्क को पहुंच जाता है 21 जून को। 21 जून को तो कर्क पे होता है 21 जून को, और उसके बाद इसकी वापसी होती है फिर जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर में फिर वो विषुवत रेखा पे आ जाता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। फिर अक्टूबर, नवंबर और 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो पहुंच जाता है आपका मकर रेखा पे, मकर व्रत पे, और फिर दिसंबर से फिर वापस होता है जनवरी, फरवरी और 21 मार्च को फिर आ जाता है विषुवत पे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई भी कठिन नहीं है, शुरू से मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूँ। तो अब चलिए यहाँ पर समझें। हमने आपको बताया था कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो वहाँ पर वो टेम्परेचर के वजह से वहाँ की हवाएं ऊपर जाती हैं, तो वहाँ पे निम्न दाब क्रिएट होता है, पूरी लाइन पे करता है ऐसा, पूरा लाइन पे एक पेटी बन जाती है, चारों तरफ पृथ्वी के एक निम्न दाब की पेटी बन के तैयार होती है, जो दोनों गोलार्धों से हवाओं को खींचती है। क्योंकि कहीं पे लो प्रेशर बनेगा तो वो भरने की कोशिश करेगी हवा। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों तरफ की हवाएं जो है विषुवत रेखा की तरफ आने की कोशिश करती हैं, और वहीं पर जो है कन्वर्जेंस होता है, यानी ITCZ का निर्माण होता है। ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है, ये वो पेटी होती है जहाँ पर दोनों दिशाओं से ट्रेड विंड्स आकर के टकराती हैं। एक्चुअल में टकराती नहीं है, बिल्कुल टकराने से पहले ही ये ऊपर उठ जाती हैं, तो बीच में 5-10 डिग्री का एक गैप बन जाता है जिसको डोल्ड्रम कहते हैं। यहाँ पे डोल्ड्रम बन जाता है। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मेन चीज़ आप ये जानें कि ITCZ 0 डिग्री पर होता है कब? ITCZ 0 डिग्री पर कब होगा? 2 डेट्स में होगा, यानी 2 समय में, मार्च के महीने में मिड मार्च में यानी 21 मार्च में, और सितंबर में 23 सितंबर के आसपास। तो ITCZ की पोजीशन कहाँ होती है? ITCZ की पोजीशन होती है 0 डिग्री पर। अब अगर सूर्य उत्तर बढ़ेगा तो ITCZ भी उत्तर बढ़ेगा। बस यहीं पे इन लाइनों पे आपको लिखना है कि जब 21 मार्च, ये है मार्च, मैं मान लेता हूँ कि ये मार्च है, मार्च में विषुवत पर है ITCZ, तो टकराहट यहाँ पर हो रही है, और हवाएं आती कहाँ हैं? हवाएं आती हैं उच्च दाब के क्षेत्र से, यानी कर्क रेखा के आसपास से,
और मकर रेखा के आसपास से। जब ITCZ विषुवत रेखा पर होता है तो हवाएं भारत की जो है वो विषुवत रेखा की तरफ आती हैं और उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध से भी विषुवत रेखा पे हवाएं आती हैं और यहीं पे टकराहट होती है। इसके बाद में मार्च से अप्रैल महीने में सूर्य की जो पोजीशन है वो 8 डिग्री के लगभग आ जाती है, यानी भारत के मुख्य भूमि को लगभग टच करती हुई अप्रैल के महीने में 8 डिग्री पर आ जाती है आपकी सूर्य की पोजीशन। तो अब ये ITCZ कहाँ आ जाएगा? ITCZ आ जाएगा आपका 8 डिग्री के आसपास। अप्रैल महीने में ITCZ 8 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो आइए ITCZ को बना देते हैं। अब ITCZ इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ कि ये मैं भारत के भूमि पर आने पर ITCZ को उत्तर की तरफ क्यों मोड़ दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर ITCZ को मैं सीधा बनाता हूँ क्योंकि ये समुद्री इलाका है। यहाँ पर तापमान में कोई अंतर नहीं है, पूरी लाइन पर, पूरी ITCZ पर एक समान तापमान है। इस वजह से लो प्रेशर की बेल्ट सीधी है, यानी कि आपकी जो थर्मल लाइंस है वो एक सीध में है। लेकिन यहाँ पर 8 डिग्री के आसपास चूँकि समुद्री इलाका भी है और ये पड़ गया ज़मीन, और ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पानी की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। इसका मतलब है जो टेम्परेचर यहाँ 8 डिग्री की लाइन पे होगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर इसके उत्तर में ज़मीन पे होगा, ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो अब ITCZ तो लो प्रेशर की बेल्ट है ना, तो लो प्रेशर इस तरीके से यहाँ ज़मीनी क्षेत्र में उठ जाएगा और फिर ऐसे डाउन हो जाएगा। तो ITCZ का उत्तर की तरफ जो कर्व दिखाई पड़ता है इंडिया, उसकी वजह है एनॉमली ऑफ टेम्परेचर, यानी समुद्र और ज़मीन के तापमान की जो बढ़ने की दर है उसमें अंतर होता है। जब बराबर देखिए सूर्य तो 8 डिग्री पे है तो यहाँ पानी पे और ज़मीन पे बराबर लाइट पड़ रही है, यानी सूर्य तप आ रहा है, लेकिन ये कर्व इसलिए उत्तर की तरफ हो गया क्योंकि ये हीट ज़्यादा हो जाएगा, इसमें सिलिका है, बालू है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इस वजह से ये कर्व ऊपर की तरफ हो जाएगा, लो प्रेशर। इसी तरीके से जब अप्रैल के बाद में मई महीने में सूर्य जो है वो 16 डिग्री के आसपास होगा, 16 डिग्री पे, तो ITCZ जो है वो इस तरीके से हो जाएगी और ज़्यादा कर्व हो जाएगी। पहले कर्व से ये कर्व और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़मीन ज़्यादा बढ़ गई है और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं थार रेगिस्तान की तरफ, हीटिंग ज़्यादा है। तो मध्य भारत, मई के महीने में आप देखोगे जो ये मध्य भारत का क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। यहाँ पे सब विंध्य की रेंज है, मालवा का जो है पठार है, ये सब बहुत गर्म होने लगता है, ये खींचता है ऊपर की तरफ। इसको और ज़्यादा आप ऊपर बना सकते हैं, क्या बनाना ही चाहिए, यहाँ तक आ जाएगा ये इस तरीके से। मालवा का पठार है, विंध्य है, सतपुड़ा रेंज है, ये सब बहुत धधकने लगते हैं, बहुत गर्म हो जाता है ये क्षेत्र। तो ये ITCZ को और ज़्यादा उत्तर की तरफ खींचता है, यानी मई में ITCZ कहाँ है? 16 डिग्री के आसपास है और भारत की भूमि में 16 डिग्री से और उत्तर की तरफ 20-22 डिग्री तक ये जाने लगती है ITCZ घूम करके। जब जून के महीने में, जून और 21 जून यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि अब 21 जून के बाद में और उत्तर तरफ सूर्य की पोजीशन नहीं जाएगी, बस यहीं कर्क रेखा तक ही रहेगी। अब 21 जून के समय सूरज तो आपका है कर्क रेखा पर, यानी भारत के बीचों बीच में है सूरज की पोजीशन। आप जून के महीने में आप जब दोपहर के समय देखते हैं तो आपको सूरज बिल्कुल अपने ऊपर दिखाई पड़ता है अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल भारत के बीच में ऊपर है सूरज, तो सर के ऊपर दिखाई पड़ता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी। मई जून के महीने में ये सारा इंडिया का उत्तरी भाग जो होता है वो बिल्कुल आग के गोले की तरह गर्म होकर के धधकने लगता है। यहाँ पे बहुत गर्म हवाएं मई महीने से ही चलने लगती हैं, जो पंजाब से लेकर के यहाँ बंगाल तक, बिहार तक, पंजाब से लेकर बिहार तक बहुत गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिनको लू कहा जाता है। लू की चपेट में आ जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन होने लगता है लोगों को, शरीर में पानी की कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये हवाएं इतनी गर्म हो जाती हैं, जितनी ज़्यादा गर्म हवाएं वो हर चीज़ से पानी को खींचना शुरू कर देती हैं। तो जल स्रोत है वहाँ से पानी खींचेंगी, जो शरीर है मनुष्य का, वनस्पति है, हर चीज़ से पानी को खींचना शुरू कर देंगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हवा गर्म होगी नमी को धारण करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। हमने आपको आर्द्रता वाले चैप्टर में पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट को याद करिएगा, भूगोल सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो जितना ज़्यादा हवा गर्म होगी उसके अंदर उतना ज़्यादा पानी को खींचने की क्षमता होती है।
और पानी को लेकर चलने की क्षमता होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींच के अपने साथ रखना चाहती है। अब पानी मिल न रहा हो अलग बात है। तो जो हवाएं, ये सारी हवाएं गर्म हो गई, विषुवत रेखा से ले करके और यहाँ कर्क रेखा तक सब हवा गर्म हो चुकी है। और ITCZ की जो सिचुएशन है वो अब जो है, अब चूँकि यहाँ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान भी है, लैंड है, यहाँ समुद्र है ही नहीं, तो अब ये जो आपकी ITCZ है वो इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से ये ITCZ हो गई, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में भी पहुंच जाती ITCZ। ये किस महीने में? जून के महीने में। अब यही चीज़ देखिए यहाँ पे समझने वाली है कि आपको लगता होगा कि जून में सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत है तो ITCZ यहाँ पर है, तो टकराहट भी यहीं पे होनी चाहिए। जैसा हमने बताया कि जहाँ पे ITCZ रहती है हवाएं वहाँ पर आके टकराती हैं। तो विषुवत रेखा पे मार्च में टकरा रही थी, यानी मार्च में हवाएं, दक्षिण गोलार्ध की हवाएं जो है वो विषुवत रेखा तक ही आ पा रही थी। अब अप्रैल के महीने में क्या होगा, यानी 21 मार्च के बाद, ये 21 मार्च है, 21 मार्च के बाद में सूर्य, अब सूर्य एकदम से छलांग मार के 8 डिग्री पे थोड़े ना आ जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ा होगा, तो धीरे धीरे ITCZ भी खिसकी होगी। तो ये हवाएं अब विषुवत रेखा को पार करके यहाँ इस ITCZ पे आने लगेंगी, यहाँ पे आने लगेंगी। अप्रैल महीने में विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स 8 डिग्री पर बनने वाले ITCZ तक आने लगती हैं। ये पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जब ITCZ का विस्थापन उत्तर की तरफ होता है तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप बताना भूल गए तो मानसून का कंसेप्ट आप गड़बड़ कर जाएंगे। आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट तौर से बताना है कि ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से भी आने लगी। यहाँ की हवा तो है ही, दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को खींच लिया है ITCZ ऊपर चले जाने की वजह से। जो दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें 0 डिग्री तक आ रही थी, वो गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के जो विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगी। अब उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगी तो इनकी दिशा बदल जाएगी। पहले ये चल रही थी, ये कौन सी दिशा है, देखिए पहले ये जो ऐसे चल रही थी, ये दिशा है आपकी दक्षिण पूर्व और ये है आपका उत्तर पश्चिम। तो ये दक्षिण पूर्व से चल रही थी, लेकिन अब ये दक्षिण पश्चिम से चलने लगी, यानी कि बदल गई। क्यों? ये डिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से होता है। पृथ्वी के घूर्णन में जो डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है उसकी वजह से है। तो फेरल महोदय ने इसका पता लगाया था। फेरल महोदय ने एक नियम बताया कि हवाओं की चलने की दिशा क्या होगी, ये हम पता लगा सकते हैं। मोटे तौर से उन्होंने बताया कि जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर कोई भी पवन जो चलेगी वो अपने दाहिनी तरफ झुकने का प्रयास करेगी। अब कोई क्षेत्रीय कारक उसको बदल दे वो अलग बात है, जैसे कि बेसिक नियम यही है। तो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में अपने जो है देखिए राइट हैंड साइड ये मुड़ रही हैं, दाहिनी तरफ झुकती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ झुकती हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ जब भी हवा चलेगी तो दाईं तरफ झुक करके चलेगी। तो अप्रैल में हवाएं 8 डिग्री के पास बनने वाले ITCZ तक आने लगती हैं, जो व्यापारिक पवनें हैं। इसी को मानसून कहा जाता है। जब 21 मार्च के बाद, ये पॉइंट आप लिखें, जब 21 मार्च के बाद, देखिए ये चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद में जो लिखने को बता रहा हूँ वो लिखते जाइएगा। जब 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में चलना शुरू हो जाती हैं और उनकी दिशा दाईं तरफ मुड़ जाने की वजह से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। देखिए हवा का नाम हमेशा आने वाली दिशा से रखा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं तो दक्षिण पश्चिम हवाएं कहा जाएगा और इन्हीं को मानसून कहा जाता है। इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है भारत में। ये मानसून का आगमन है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑनसेट मानसून। इसको आप लिखें मानसून ऑनसेट, मानसून ऑनसेट यानी मानसून आगमन। मानसून आगमन शुरू हो गया। लेकिन अभी देखिए शुरू तो हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी चूँकि समुद्र में ही हवाएं हैं, भारत से टकराई नहीं है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मई में ही मार्च महीने में ही जो है आ गई हवाएं। तो अभी तो अप्रैल में है, ये बहुत कम यहाँ इंडिया को टच कर रही हैं। अभी यहाँ तक हवाएं नहीं पहुँचेंगी। और यहीं पे आपका है अंडमान निकोबार और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप। तो देखिए मई के महीने में
मानसून जो है, मानसूनी हवाएं वो अंडमान निकोबार में आकर के टकराने लगती हैं। तो मई के महीने में वर्षा शुरू हो जाती है अंडमान निकोबार में। तो मानसून ऑनसेट क्या है? मानसून ऑनसेट, हेडिंग डाल दीजिए, मानसून ऑनसेट क्या है लिख लीजिए एक लाइन में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कहा है कि अप्रैल में 8 डिग्री पे सूर्य आ जाता है ITCZ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मानसूनी हवाएं अप्रैल में आ जाती हैं यहाँ पे। ये भी आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ITCZ के विस्थापन जैसे आपका मई में यहाँ पे है, जून में यहाँ पे है, लेकिन हवाएं थोड़ा पीछे रहती हैं क्योंकि वो मौसम बनने में, लो प्रेशर बनने में, हवाओं को वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही वहीं पे पहुँच गई तो आप कह दो कि हाँ अप्रैल में ही जो है वर्षा शुरू हो गई इंडिया में आकर के। नहीं, अप्रैल में नहीं, वर्षा 1 जून से स्टार्ट हो गई आकर के। ITCZ की लोकेशन आपकी मई में यहाँ पे आ गई है, जून में यहाँ पे आ गई है, लेकिन मानसूनी हवाएं जून में यहाँ केरल के तट पे टकराएंगी आकर के। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो मानसून ऑनसेट क्या है पूछा जाता है। मानसून ऑनसेट, मानसून ऑनसेट जब सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से ITCZ उत्तर की तरफ विस्थापित होता है तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। इसी को मानसून ऑनसेट कहा जाता है, यानी मानसून आने के लिए तैयार है, सेट हो गया, बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। लेकिन अभी ये इतनी आसानी से नहीं चलेगा क्योंकि एक गोलार्ध से दूसरी गोलार्ध में हवाओं को जाने के लिए बहुत बड़े फोर्स की ज़रूरत है। सिर्फ ITCZ को यहाँ खिसका देने की वजह से हवाएं यहाँ तक नहीं आ जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि अप्रैल में ITCZ भले यहाँ पहुँच गया है, लेकिन हवाएं अभी नहीं पहुँच जाएंगी उतनी आसानी से। मई में यहाँ पहुँच गया तो ऐसा नहीं कि मई में यहाँ हवाएं पहुँच जाएंगी, हवाएं जून में पहुँचेंगी। जून में क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ ITCZ एक फैक्टर नहीं है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि और भी फैक्टर्स इसमें हैं। तिब्बत के पठार का गर्म होना, यहाँ पे ताप की वजह से जब थार के रेगिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के गर्म क्षेत्र की वजह से बहुत ज़्यादा डीप लो प्रेशर बनेगा। तो जब जून में यहाँ पे सूरज पहुँचेगा तब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा, और जून के महीने में जब यहाँ बहने वाली पछुआ जेट स्ट्रीम तिब्बत को पार करके और उत्तर में चली जाएगी तब यहाँ की हवाओं को और ज़्यादा ऊपर उठने का मौका मिलेगा और तिब्बत की गर्म हवा भी ऊपर की तरफ उठेगी। तब जाके इतना फोर्स जनरेट होगा कि इन हवाओं को बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देगा। तब जून के महीने में यहाँ पवन टकराएंगी आकर के, वर्षा तब शुरू होगी। लेकिन मानसून ऑनसेट हो गया, तैयार है बढ़ने के लिए मानसून। तो अभी बहुत हल्की हल्की हवाएं पहुँचना शुरू होंगी, लेकिन वो बारिश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अब ये हो गया 8 डिग्री पे। आप लिखिए मई के महीने में सूर्य की पोजीशन 16 डिग्री के आसपास होती है और ITCZ जो है वो 16 डिग्री पर होता है। इंडिया में उत्तर की तरफ कर्व होता है और कर्क रेखा पर सूर्य जो है 21 जून को पहुंच जाता है और 21 जून को कर्क रेखा पर ITCZ जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तर की तरफ कर्व होती हुई जो है उत्पन्न हो जाती है। और इसी दौरान लिखते जाइए सब, इसी दौरान सूर्य के भारत के मध्य क्षेत्र में होने की वजह से, यानी कर्क रेखा पर होने की वजह से भारत का उत्तरी क्षेत्र यानी राजस्थान का थार मरुस्थल, पाकिस्तान का मरुस्थल, अफ़गानिस्तान का मरुस्थल, यहाँ पंजाब वगैरह की सब खेती साफ़ हो चुकी होती है, उसमें तक खाली मैदान सब पूरा होता है। तो ये सब अत्यधिक गर्म हो जाता है, साथ में तिब्बत भी गर्म हो जाता है और जेट स्ट्रीम जो चल रही थी जिसकी दक्षिणी शाखा जो है वो भारत के ऊपर से होकर निकल रही थी, वो भी अब उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इन सारे कारणों की वजह से, ये कारण पिछले क्लास को फिर से देखिएगा, इतना ज़्यादा खिंचाव का बल उत्पन्न होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं दक्षिणी गोलार्ध की वो उत्तरी गोलार्ध में चलने लगती हैं और उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। इसी को मानसून, चढ़ता हुआ मानसून या मानसून का आगमन कहा जाता है, यानी अराइवल ऑफ मानसून, अराइवल ऑफ मानसून। तो अराइवल ऑफ मानसून क्या है? अराइवल ऑफ मानसून, ये हेडिंग डाल के जो मैंने लिखा है वो लिख लीजिए, मानसून का आगमन हेडिंग डालिए और लिखिए जो मैंने बताया है पूरा कैसे कैसे मानसून आता है। तो आप बताएं कि जब कर्क रेखा पर जून के महीने में सूर्य लंबवत होता है तो ITCZ की लोकेशन जो है वो कर्क रेखा पर न होकर के और ज़्यादा उत्तर में कर्व हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर थार के रेगिस्तान, पाकिस्तान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है, इन सब में एक बहुत डीप लो प्रेशर बन जाता है।
साथ ही साथ में तिब्बत में लो प्रेशर जनरेट होता है और ये सारी हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। यहाँ पर चलने वाली जो जेट स्ट्रीम है वो भी जो है तिब्बत को पार करके उत्तर की तरफ चली जाती है, जिस वजह से ऊपर की तरफ हवाओं को जाने का और ज़्यादा मौका मिलता है और ज़्यादा लो प्रेशर जनरेट होता है। साथ ही साथ तिब्बत से चलने वाली उठने वाली हवाएं जेट स्ट्रीम का रूप धारण करके विषुवत रेखा के पार 10 से 15 डिग्री के आसपास यानी मेडागास्कर के आसपास उतरने लगती हैं हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर में उच्च दाब को उत्पन्न करती हैं। और साथ ही साथ में चूँकि सूर्य की पोजीशन अब यहाँ से बहुत उत्तर में हो गई है, इस वजह से यहाँ जो है वो ठंडक का मौसम हो जाता है, यानी शीत ऋतु हो जाती है, यानी ठंडा हो जाता है हिंद महासागर। और ठंड होने की वजह से यहाँ पर हवाएं उतरने लगती हैं और हाई प्रेशर बढ़ने लगता है। और अत्यधिक हाई प्रेशर हवाओं को धक्का देता है लो प्रेशर की तरफ, और लो प्रेशर हवाओं को खींचता है हाई प्रेशर के क्षेत्र से। तो यहाँ से पुश एंड पुल दोनों इफेक्ट हो जाते हैं, यानी खींचना भी और धक्का देना दोनों तरफ से चल रहा है। इस वजह से हवाएं जो हैं वो मजबूर हो जाती हैं विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में चलने के लिए, और उत्तरी गोलार्ध में उनकी दिशा बदल जाती है, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और यही मानसून का आगमन है। अब मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है भी लिखिए, ये इतना लिख लिया आपने। लिखिए कि मानसून का आगमन सर्वप्रथम मई के अंतिम सप्ताह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाता है, और उसके बाद 1 जून को केरल के तट पे मानसून टकराता है। भारत की मुख्य भूमि पर मानसून का आगमन 1 जून से 5 जून के बीच में केरल की तट पर होता है। सबसे पहले केरल के तट पे ही आता है मानसून। तो ये हो गया मानसून का आगमन। अब मानसून किन किन तारीखों में आगे बढ़ता है और कैसे कैसे किस किस डेट में मानसून कहाँ पहुँचता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आप रखिएगा कि ITCZ जब यहाँ पहुँच जाती है जून के महीने में, तब मानसूनी हवाएं यहाँ केरल पे आके टकराती हैं। आप ऐसा ना सोचिएगा कि जून में यहाँ 21 जून को यहाँ पर है तो तुरंत जो है यहीं पे पहुँच गया। यहाँ जुलाई में पहुँचता है मानसून, यानी थोड़ा पीछे चलता है, क्योंकि उतना फोर्स जनरेट होने में टाइम लगता है, हवाएं वहाँ तक जाती हैं। तो ये है, इसी तरीके से आपको आगे बनाना है। तो ये हो गया ITCZ का विस्थापन। इसको आप लिख सकते हैं मानसून में ITCZ का विस्थापन किन किन डेट्स में कहाँ कहाँ पे होता है। अब आप लिखें मानसून के आगमन का तिथिवार चित्र बनाएंगे, कैसे बनेगा। चलिए दूसरा चित्र बनाते हैं, उसको लिखेंगे। तो मानसून का आगमन आपने लिख लिया। अब एक हेडिंग डालिए, मानसून का प्रस्फोट, बस्ट ऑफ मानसून। बस्ट, देखिए मानसून ऑनसेट अलग चीज़ है और बस्ट अलग चीज़ है। मानसून का प्रस्फोट का मतलब होता है पहली बारिश मानसून की, पहली बारिश। देखिए मानसून का केरल में पहुंच जाना प्रस्फोट नहीं है, वो आगमन है। प्रस्फोट का मतलब दगना होता है ना, कि मानसून दग गया, यानी कस के वर्षा होना शुरू हो जाए, उसको कहेंगे मानसून फट गया है। मानसून का फटना, मानसून का ब्रस्ट होना, प्रस्फोट होना। अब आपको यहाँ पे एक शब्द कंफ्यूज कर रहा होगा, एक होता है बादल का फटना। तो क्या बादल का फटना और मानसून का फटना एक ही बात है? नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मानसून का फटना मतलब मानसूनी वर्षा का प्रारंभ होना, बहुत तेज़ वर्षा होती। केरल के जो पश्चिमी घाट है, केरल और यहाँ पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे कि महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, दोद्दा बेटा, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी जो चोटियाँ हैं यहाँ पे, उनसे टकरा करके मानसूनी हवाएं ऊपर जाती हैं और वर्षा प्रारंभ होती है। उसको कहते हैं ब्रस्ट ऑफ मानसून। तो आपने पॉइंट नोट कर लिया कहाँ कहाँ कब मानसून पहुँचता है। आइए डेट्स पे बात करें। देखिए ये तो हमने आपको ज़रूर बना के रखिएगा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहाँ से हवाएं आई और इधर को चलना शुरू हुई, आगमन हो गया। अब ये किस किस तारीख में कहाँ पे पहुँचती हैं, तो देखिए मई के महीने में जो है वो इस तरीके से कुछ होती हैं। ये आप लिख सकते हैं मई, अंतिम सप्ताह मई का जो होता है उसमें मानसून यहाँ होता है, यानी अंडमान में आ गया मानसून। अंडमान निकोबार में मानसून का आगमन हो जाता है मई के अंतिम सप्ताह में। तो एक प्रश्न आपका हल हो गया, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मई के अंतिम सप्ताह में। लेकिन भारत की मुख्य भूमि तो ये है, यानी पूरी ज़मीन की बात करें, द्वीपीय क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो यहाँ होता है 1 जून को। तो 1 जून को जो सिचुएशन होगी वो इस तरीके से होगी। जून
1 जून, और 1 जून के बाद में 1 जून को केरल के तट पे मानसून का प्रस्फोट हो गया। तो लिखिए मानसून का प्रस्फोट, बस्ट ऑफ मानसून, बस्ट ऑफ मानसून यानी मानसून का फटना। तो देखिए आप इसमें लिखें कि जून के महीने में यानी 1 जून से 5 जून के मध्य मानसूनी हवाएं भारत की मुख्य भूमि से टकराती हैं आकर के यहाँ पे, और यहाँ पे पर्वत है वेस्टर्न घाट। तो ऐसे हवाएं हैं ना, दिशा हवाओं की ये है, तो वेस्टर्न घाट से टकराएंगे। तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंची चोटियाँ जैसे महेंद्रगिरी, जैसे अनायमुड़ी, इन चोटियों से टकरा करके ऊपर जाती हैं और भारी वर्षा करती हैं। ऐसे वर्षा करती हैं जैसे टैंकरों पानी उड़ेला जाने लगा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लेकर के आ रही हैं, एकदम से ऊपर जाती हैं और एकदम से बारिश शुरू होती है। तो इसको कहते हैं मानसून का फटना, मानसून का प्रस्फोट, बर्स्ट ऑफ मानसून। तो ये कब होता है? मानसून का प्रस्फोट होता है केरल 1 से 5 जून। ये जैसे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटियों से टकरा करके मानसूनी हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। अब ऊपर जाएंगी तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो भारी वर्षा प्रारंभ होगी। इसको कहते हैं मानसून का फटना। अब इसके बाद हमारे 5 जून को ये सिचुएशन हो जाएगी। ये मान के चले आप आ गया 5 जून। 5 जून को मानसून यहाँ आने लगेगा। देखिए यहाँ पे आपका चेन्नई है, चेन्नई, बेंगलुरु, सब आप थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्षेत्र भी देखते जाए कि मानसून कहाँ पहुँच रहा है, किस क्षेत्र में पहुँच रहा है। इसके बाद देखिए चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ केरल है, आपका तमिलनाडु है। अभी तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। इस वर्षा को हम आगे समझेंगे कि वर्षा कैसे करती हैं। देखिए 2 शाखाओं में मानसून चलता है, एक शाखा तो अरब सागर, एक शाखा यहाँ से बंगाल की खाड़ी से। तो वो दोनों शाखाएँ भारत में वर्षा कैसे करती हैं, कहाँ कहाँ पे क्या तरीके से वर्षा करती हैं, उसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि मानसूनी वर्षा कैसे होती है। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे मानसून का आगमन हो रहा है। तो आपने मानसून के बर्स्ट प्रस्फोट को समझ लिया। अब 5 जून के बाद में 10 जून को मानसून जो है आपका मध्य भारत, भोपाल वगैरह से आके यहाँ पे पहुँच जाता है। ऐसे ये हो गया आपका 10 जून। 15 जून को आपको यहाँ पे गुजरात वगैरह सब ऐसे आ जाता है उत्तरी भारत में। 15 जून, मध्य जून में सब पूरा यहाँ कवर हो जाता है जा करके। ये हो गया 15 जून। और 1 जुलाई और फिर 15 जुलाई। तो 1 जुलाई तक आपका यहाँ हो गया और 15 जुलाई आपका ऐसे और आ गया। 15 जुलाई पूरा इंडिया में कवर हो गया। थोड़ा सा इंडिया में ही बना लीजिएगा इसको और ऐसे करके। चलो मैं बना ही देता हूँ। 1 जुलाई की सिचुएशन ये मान लो, तो 15 जुलाई की ये हो गई और ये हो गया आपका ऐसे। तो आपने देखा कि 1 जून को केरल के तट पे मानसून टकराया और फिर जो है इसका पैटर्न देखिए किधर की तरफ सब कर्व हो रही हैं। ये सब यहाँ लो प्रेशर की तरफ कर्व हो रही है, यानी सारी हवाएं घूम के वहीं लो प्रेशर पे जा रही हैं। हमने बताया ना कि ये पॉइंट भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो लो प्रेशर का पॉइंट है, यहीं पर सारी हवाएं जाने की कोशिश कर रही हैं। तो 1 जून, 5 जून, 10 जून, 15 जून, अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप देखते हैं 21 जून के आसपास यहाँ पर मानसून वर्षा शुरू होती है। 21 जून, 20 जून के आसपास उत्तर प्रदेश में। तो फिर 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून पहुंच चुका होता है, यानी पूरे भारत में मानसूनी वर्षा शुरू हो जाती है 15 जुलाई तक। तो जुलाई में आप देखते हैं कि जहाँ तक भी मानसूनी वर्षा होती इंडिया में, सब जगह वर्षा अपने प्रचंड रूप में होती है। तो कुछ और स्थान देख लें बीच बीच में, जैसे कि ये आप भोपाल यहाँ देख रहे होंगे, भोपाल है, यहाँ हैदराबाद है, यहाँ मुंबई है, अहमदाबाद है, और ये आपका हो गया दिल्ली, यहाँ लखनऊ है, ये आपका पटना हो गया, ये आपका कोलकाता हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये शिलांग हो गया। ये मैंने कुछ जगह, देखिए ऐसा नहीं मैं जगह क्यों बता रहा हूँ, आप इसको समझें, एक क्षेत्र को समझने की कोशिश करें कि चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ 5 जून तक वर्षा खूब तेज़ी से होने लगती है। मुंबई, भोपाल, कोलकाता, ये सब जो है 10 जून तक यहाँ बारिश, और बल्कि कोलकाता में तो यही 5 जून में ही होने लगती है जा करके। 15 जून तक अहमदाबाद, लखनऊ, ये सब पटना वटना के इलाके, ये सब जो है 10 जून में ही आ जाते हैं। दिल्ली वगैरह में भी 15 जून, मिड जून के बाद वर्षा होने लगती है, और जुलाई में तो पूरे इंडिया में कवर कर जाता है। ये कुछ जगहों के नाम हमने इसीलिए लिखे कि कुछ आपको आइडिया हो सके कहाँ कहाँ स्टेट में कब कब पहुँच गया है जा करके मानसून। तो ये मानसून का कहलाता है आगमन। ये क्या है? मानसून का आगमन। अब मानसूनी हवाएं देखिए
ये हमने आपको बताया 0 डिग्री है मिड मार्च, 21 मार्च। बहुत बार बार मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता होगा कि ये चीज़ें सर बार बार क्यों बताते हैं, लेकिन बार बार नहीं समझोगे तो ये सब कुछ दिमाग से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। और ये है आपकी कर्क रेखा, कर्क यानी 21 जून। अब ज़रा यहाँ पे समझिए, मानसून कब तक इंडिया पे रहेगा, आगमन हुआ तो कब तक इंडिया पे ये हवाएं चलती रहेंगी, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक रहेगा। तो देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून दो होते हैं। मानसून होते हैं दो। मानसून कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रीष्मकालीन मानसून, जिसको समर मानसून कहा जाता है, और दूसरा होता है शीतकालीन मानसून, इसको विंटर मानसून कहा जाता है। अब जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है वो कब से कब तक रहता है भारत पे? तो देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून रहता है 21 मार्च से लेकर के 21 जून, और 21 जून से लेकर फिर 23 सितंबर। पृथ्वी के भी हमने गतियाँ बताई ना, मार्च से यहाँ पे आपका अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, फिर जून में यहाँ पहुँचा, फिर वापस भी तो आएगा। जून से सूरज की पोजीशन फिर से जुलाई, अगस्त, और फिर सितंबर, 23 सितंबर को यहाँ फिर आ जाएगा सूर्य की सिचुएशन। तो जब तक सूर्य यहाँ से लेके कर्क तक गया, कर्क से वापस विषुवत तक आया, तो इसमें कितने महीने का समय लगा? टोटल 6 महीने का। मार्च में चला था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में वापस आया। और किस डेट में आया? 23 सितंबर को वापस आया। तो 21 मार्च से ले करके, यानी आप कह सकते हैं कि 21 मार्च से ले करके 23 सितंबर, देखो इसको ऐसे भी कह सकते हैं मिड मार्च से मिड सितंबर, क्योंकि बिल्कुल मानसून की एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, सूरज की बिल्कुल एग्जैक्ट डेट्स हैं। 21 मार्च को सूरज यहाँ पे तो है, वो 21 का 22 और 20 नहीं हो सकता है। 23 सितंबर को वापस सूरज यहाँ पे आ जाएगा, तो 23 का 20, 22, 21, 24 कुछ नहीं हो सकता, 23 कंफर्म है। तो ये डेट्स बिल्कुल कंफर्म डेट्स हैं। लेकिन मानसून जो हवाओं के चलने का है, उसमें देखिए क्षेत्रीय फैक्टर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बीच में कोई अवरोध है, हवाओं का दबाव, क्षेत्रीय कारक भी बहुत सारे होते हैं। तो मानसून के आगमन और गमन में 1-2 दिन का अंतर रहता है, लेकिन सूरज की पोजीशन बिल्कुल सेट है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून लिखा जाता है मिड मार्च टू मिड सितंबर, लगभग में बताया जाता है, मध्य मार्च से लेकर मध्य सितंबर तक। और फिर अब तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ तक जाएगा? मकर तक जाएगा, और फिर मकर से वापस घूम के फिर यहाँ पे मार्च महीने में पहुँचेगा। तो अब 21 मार्च से ले करके 23 सितंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूरज पहुँचेगा मकर रेखा पर, यहाँ मकर पे पहुँचेगा 22 दिसंबर में, और फिर वापस चलेगा जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में आके फिर वापस पहुँचेगा। तो ये 6 महीने, सितंबर से लेके वापस मार्च तक, ये 6 महीने में सूर्य रहता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहती है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडक रहती है। तो इसमें हवाओं की दिशा पलट जाती है और हवाएं उत्तर पूर्व से चलने लगती हैं, यानी अब हवाएं जो हैं इधर को चलने लगती हैं। तो वो उत्तर पूर्व मानसून कहलाता है, शीतकालीन मानसून कहलाता है। यानी कि ये रहेगा आपका 23 सितंबर से वापस 21 मार्च तक, इसको कहते हैं शीतकालीन मानसून। तो 2 मानसून हुए, इसको आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और इसको कहेंगे उत्तर पूर्व मानसून। तो 6-6 महीने हैं, ये भी 6 माह रहता है और ये भी 6 माह रहता है। तो आप सोचोगे कि सर मानसून, बहुत से बच्चे मानसून का मतलब वर्षा समझ लेते हैं, तो ये जो कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत से लोग मानसून का मतलब ही वर्षा से लगाते हैं कि मानसून का मतलब वर्षा ही है। देखिए, भारत में वर्षा का कारण है मानसून, लेकिन मानसूनी हवाएं हमेशा वर्षा ही नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि शीतकालीन मानसून चल रहा है तो वर्षा हो रही है, ग्रीष्मकालीन मानसून चल रहा है तो वर्षा ही हो रही है। वर्षा तो तब होगी जब हवा में नमी होगी, और अगर हवा में नमी नहीं है तो वर्षा नहीं होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मानसून नहीं है। मानसून तो भारत में हवाएं जो चलती हैं वो मानसूनी हवाएं हैं। 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं और 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं। यानी 6 महीने जो है हवाओं की दिशा ये रहती है और 6 महीने हवाओं की दिशा ये रहती है। तो जब मानसून इधर को चलता है तब कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और जब हवाएं इधर को 6 महीने चलने लगती हैं तो इसको हम कहते हैं
उत्तर पूर्व मानसून। भारत में वर्षा कौन करता है, कौन सा मानसून वर्षा करता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करता है और उत्तर पूर्व मानसून वर्षा नगण्य करता है बहुत कम करता है, लेकिन बहुत कम करता है। तो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करता है। वजह क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून समुद्र से लैंड की तरफ चलता है, गर्म हवाएं होती हैं, तो समुद्री भाग से खूब पानी वो ले लेता है, गर्म हवाएं पानी को खूब खींच लेती हैं वाष्पित करके, और बाद में जब यहाँ टकराता है पर्वतों से आकर के और विभिन्न कारणों से हवाएं ऊपर उठती हैं, कंडेंसेशन होता है, खूब वर्षा होती है। और जब ये मानसून चलता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ, तो वो चलता है ज़मीन से समुद्र की तरफ, तो ज़मीन पे है ही नहीं पानी, बहुत कम पानी है, उतना पर्याप्त नहीं है वर्षा के लिए, तो बहुत नगण्य वर्षा करता है। हालांकि कुछ जगह पे यहाँ पे भारत की बनावट की वजह से जब ये हवाएं कुछ हवाएं जो हैं बंगाल की खाड़ी पर से होके जो चलती हैं वो तमिलनाडु में आके टकरा जाती हैं। कुछ देखिए ऐसे जो हवाएं चल रही होंगी वो तमिलनाडु, यहाँ समुद्र पड़ जाएगा बीच में, तो यहाँ नमी ले लेंगी वो, और फिर ये तमिलनाडु के यहाँ पे टकरा जाएंगी। तो तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून यानी जो दूसरा मानसून है शीतकालीन मानसून, उसमें भी वर्षा होती है, उसको हम देखेंगे शीतकालीन वर्षा में। तो ये थे मानसून के दो हमने बता दिए 6 माह के। अब इसमें वर्षा कैसे होती है, क्या सीज़न है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो फिर आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इसको आपने नोट कर लिया। अब देखिए ऋतुएं क्या बांटी गई हैं, 4 ऋतुएं बांटी गई ना, 4 ऋतुएं हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो आप इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं, और अगर आप नहीं फील कर पाते तो फील करने की कोशिश करिए। इसको मैं एक गोले में बना लेता हूँ और इस तरीके से 4 पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये है मध्य मार्च, इसको मैं 15 मार्च मान लेता हूँ, और ये 15 सितंबर हो गया, 15 सितंबर, फिर ये हो गया 15 दिसंबर, और ये हो गया 15 जून। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सितंबर, 15 सितंबर, और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया 15 दिसंबर। अब देखिए मार्च से सूर्य जब जून में कर्क रेखा तक आता है, मार्च से लेके जून सूर्य जो है कर्क रेखा की तरफ जब आता है, तो ये भारत में होती है, भारत के संदर्भ में बात हो रही है, एक वर्ष की बात हो रही पूरे। तो मिड मार्च से लेके मिड जून, मार्च से लेके जून, सिंपल सी बात है। आप इसको ज़रा अगर इंडिया में रहते हैं तो मार्च से जून की कल्पना करें क्या होता है। मार्च में सूर्य जो है विषुवत रेखा से जून में कर्क रेखा की तरफ आता है, यही तो होता है। तो मार्च से जून के बीच में सूर्य भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत में क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी कि सर्दी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। क्या वर्षा होना शुरू हो जाएगी, नहीं, क्योंकि अभी पानी पहुंचा नहीं, अभी सूर्य पहुंच रहा है, पानी तो पीछे पीछे आएगा। तो सूर्य पहुंच रहा है तो गर्मी, भयंकर गर्मी, बहुत गर्म, तो ये होता है ग्रीष्म ऋतु, इसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। अब जून से लेके सितंबर, जून में सूर्य यहाँ आ गया, इस चित्र को भी ध्यान में रखिए, जून में 21 जून को सूर्य यहाँ पे आ गया, और हमने बताया जून में ये सब गर्म हो गया और मानसूनी हवाएं वहाँ तक पहुँच के वर्षा शुरू कर देती हैं, और ये सितंबर तक जारी रहती है, जब तक कि सूरज वापस सितंबर यहाँ नहीं आ जाता है। सूर्य जब धीरे धीरे वापस सितंबर में यहाँ आ जाता है तो वर्षा खत्म हो जाती है, तो ये कहलाती वर्षा ऋतु। अब सितंबर से लेकर दिसंबर क्या होगा, 23 सितंबर को सूरज विषुवत रेखा पर है, अब ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ तक जाता है, और इसमें 3 महीने का समय लगता है इसको, यानी कि 22 दिसंबर को पहुँचता है जाके ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा होकर गुजरती है ना, तो ऑस्ट्रेलिया की सीध में पहुंच जाता है। तो इतने दिनों में भारत से बहुत दूर होता है, ये दूर होता कि नहीं, लेकिन बिल्कुल दूर भी नहीं होता है, क्योंकि अभी अभी इसने विषुवत को पार किया, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे दूर जा रहा है, लेकिन अभी तो है तो इंडिया के पास में ही, यहाँ कहीं। तो शरद ऋतु होती है, ठंडक नहीं आ जाती है, लेकिन ठंडक आना शुरू हो जाती है थोड़ा थोड़ा, तो ये कहलाती है शरद ऋतु। अब दिसंबर में सूर्य पहुँच गया मकर रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर पे है ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो वहाँ भयंकर गर्मी मची, वहाँ वर्षा हो रही मानसूनी, जैसे इंडिया में मानसूनी वर्षा होती है वैसे वहाँ भी होती है, तो वहाँ वर्षा हो रही है। और इस समय सूर्य की पोजीशन बहुत दूर है भारत से, और ये कहलाता है भारत में 15 दिसंबर से 15 मार्च, जब तक वापस सूर्य यहाँ नहीं आ जाएगा। मार्च में 21 मार्च को फिर वापस आ जाएगा जब विषुवत पे, तब तक के लिए भारत में रहेगी शीत ऋतु, शीत ऋतु। तो भारत के एक वर्ष को 4 ऋतुओं में इसी प्रकार से बांटा गया है, और वो टोटल जो है सूर्य की स्थिति पर निर्भर है, सूर्य की सिचुएशन कहाँ पर है। तो आशा ये चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो
इस तरीके से भारत में ऋतु भी ऋतुओं पर एक अलग चैप्टर हम करेंगे, चारों ऋतुओं को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा मानसून आगमन। अब मानसून का निवर्तन भी तो समझना जरूरी है, मानसून का वापस जाना। तो आइए मानसून के वापस जाने पे बात करते हैं। रिट्रीट ऑफ मानसून, हेडिंग डालिए मानसून की वापसी। रिट्रीट ऑफ मानसून, हेडिंग डालिए मानसून की वापसी। मानसून की वापसी देखिए कैसे होती है। पहला पॉइंट लिखिए कि जब 21 जून के बाद में सूर्य धीरे धीरे पुनः विषुवत रेखा की तरफ जाने लगता है तो ITCZ का विस्थापन भी विषुवत रेखा की तरफ होने लगता है और 23 सितंबर को पुनः ITCZ जो है वो विषुवत रेखा पर स्थापित हो जाती है जाकर के। तो इस चीज़ को आपने एक पॉइंट में लिखा। अगला लिखिए कि जैसे जैसे सूर्य पुनः विषुवत रेखा की तरफ जाने लगता है वैसे वैसे भारतीय भूमि पर जो पूर्व की दशाएं थी, मानसून के आने के पहले की दशाएं, वो पुनः स्थापित होने लगती हैं। अगला पॉइंट, और इन प्रक्रिया की वजह से फिर से हवाओं की दिशा धीरे धीरे वापस पूर्वत होने लगती है और इसे मानसून की वापसी कहा जाता है। ये प्रक्रिया 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है और मध्य दिसंबर तक पूरी तरीके से हवाओं की दिशा पूर्वत हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक, लगभग मध्य अक्टूबर तक जो है मानसूनी वर्षा बंद हो जाती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा है वो बंद हो जाती है और मध्य दिसंबर तक पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध की हवाएं जो है वो अपने पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। उतरता हुआ मानसून यानी पूर्वोत्तर मानसून, जब उतरती हुई हवाएं हैं तो पुनः हवाएं अब उत्तर पूर्व से चलने लगती हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ, ये वाली। इसको वापस जाता हुआ मानसून कहा जाता है। यानी जैसे जैसे ITCZ धीरे धीरे विषुवत रेखा की तरफ शिफ्ट होता जाता है यानी दक्षिण तरफ, वैसे वैसे हवाएं जो है वो वापस जाना शुरू कर देती हैं और वो उतरता हुआ मानसून कहलाती हैं, वापस जाता हुआ मानसून कहलाती हैं। वापस जाता हुआ मानसून भारत में सामान्यतः वर्षा नहीं करता है। चढ़ता हुआ मानसून तो करता है यानी दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करता है, लेकिन वापस जाता हुआ मानसून जिसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ होती है वह वर्षा नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये मानसूनी हवाएं ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं, यानी ज़मीन पे होकर के आ रही होती हैं, तो इनके पास जल के स्रोत नहीं होते जहाँ से ये पर्याप्त नमी को सोख सके, तो इस वजह से उनमें नमी नहीं होती है और वह वर्षा नहीं कर पाती हैं। कुछ हवाएं जो बंगाल की खाड़ी पर से होकर गुजरती हैं वो कुछ नमी धारण कर लेती हैं और तमिलनाडु के तट से, इस तट का नाम बताइए, ये तट कौन सा है, मालाबार है या कोरोमंडल है? आप कमेंट करके बताएं। तमिलनाडु के तट को मालाबार तट कहते हैं या कोरोमंडल तट कहते हैं? तो तमिलनाडु के तट से टकरा करके वर्षा करती हैं, तो ये उतरते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। एक पॉइंट और लिखें कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मानसून सबसे लेट पहुंचता है और केरल में मानसून सबसे पहले पहुंचता है। केरल में मानसून 1 जून को पहुंच जाता है, जबकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मानसून 1 जुलाई को पहुंचता है। लेकिन उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मानसून सबसे पहले चला जाता है और केरल में सबसे बाद में जाता है, क्योंकि सूरज धीरे धीरे यहाँ वापस आएगा विषुवत रेखा की तरफ और ITCZ भी धीरे धीरे विषुवत रेखा की तरफ आएगी। तो पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की हवाओं की दिशा बदल जाएगी, पहले यहीं पर तो बदल जाएगी। सबसे लेट में यहाँ पहुँचा था, लेकिन सबसे पहले यहीं की हवा वापस होना शुरू हो जाएंगी। ITCZ जैसे जैसे नीचे आता जाएगा दक्षिण तरफ, वैसे वैसे हवाओं की दिशा बदलती जाएगी। लेकिन केरल में तो सबसे लास्ट में छोड़ेगा ये जगह ना, जब सूरज बिल्कुल पार करके विषुवत रेखा पे पहुंच जाएगा और आगे चला जाएगा मकर रेखा की तरफ, तब जाके यहाँ की हवाओं की दिशा बदलेगी जा करके। तो केरल में सबसे अधिक समय तक मानसून रहता है, ये रहता है 1 जून से लेकर मिड दिसंबर तक, और यहाँ आता है 1 जुलाई में, चला जाता है मिड अक्टूबर तक ही ये वापस हो जाती हैं हवाएं। मिड अक्टूबर में ही यहाँ की हवाएं पलट जाती हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे और वर्षा कहाँ पे होती वो भी याद रखेंगे। तो अब टॉपिक बचता है हमारा पूर्व मानसूनी वर्षा। पूर्व मानसूनी वर्षा जो आम्र, मैंगो सावर, काफ़ी सावर, टी सावर या और भी हैं, तो इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में 10-5 मिनट का चैप्टर बना के आपको अलग से पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।